मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा से संबंधित अपठित गद्यांश इसका अध्ययन करने वाले हैं। गद्यांश यानी यहाँ पर जो है निबंध हो या मुहावरा निबंध हो या उपन्यास हो, कहानी हो, जो गद्य के विधा हैं। तो यहाँ पर अपठित गद्यांश यानी जो पढ़ा नहीं गया हो, ऐसे अपठित यानी जिसको हम पढ़े नहीं हैं, वैसे गद्यांश का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसमें मुख्यतः यह छोटा अध्याय है, लेकिन इसे हम जो है गद्यांश को पढ़ते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और कुछ प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश से हमको लेना होता है। और परीक्षा की दृष्टि से इसमें कुल 200 से 250 शब्दों का एक अपठित गद्यांश जो है आपको दिया जाता है और इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। जब आप ठीक से पढ़ेंगे तो इसके जो प्रश्न हैं नीचे दिए गए, उसे आप ठीक से पढ़ जो है उसका उत्तर लिख सकेंगे। यदि आप बिना पढ़े इन प्रश्नों को आप उत्तर देना चाहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो गद्यांश है उसे ठीक से ध्यानपूर्वक समझकर पढ़ना है और बाद में इसके प्रश्नों पर उत्तर लिखना होता है। और हम इसका अपठित गद्यांश का थोड़ा बहुत परिचय और परिभाषा देखेंगे। अपठित का अर्थ है जो पहले न पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश वे गद्यांश होते हैं जो पाठक ने पहले नहीं पढ़े होते। अपठित गद्यांश किसी लेख, निबंध, समाचार, कहानी, उपन्यास आदि किसी भी सामग्री के बीच में से दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अपठित का अर्थ होता है जो पहले न पढ़ा गया हो, और अपठित गद्यांश वे गद्यांश होते हैं जो पाठक ने पहले नहीं पढ़े होते, यानी आप जो हैं छात्र इसे पढ़े नहीं होते हैं। और अपठित गद्यांश जो है एक तो लेख से लिया जाता है, निबंध, समाचार पत्र से हो, कहानी, उपन्यास आदि किसी भी सामग्री के बीच में से दिए जाते हैं। यहाँ से जो है उसे लिया जाता है अपठित गद्यांश के लिए। अब हम इसके कुछ ध्यान देने वाली बातों को देखेंगे। अपठित गद्यांश के प्रश्नोत्तरों को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और उसमें अंतर्निहित संदेश को ग्रहण करना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके उद्देश्यों को समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही होते हैं, अतः प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए गद्यांश को दोबारा पढ़ना चाहिए। उत्तर गद्यांश की सामग्री तक ही सीमित होना चाहिए। उत्तर सरल और बोधगम्य भाषा में लिखना चाहिए। आइए इसे कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और उसमें अंतर्निहित यानी उसमें क्या जो विषय है, किसके बारे में वह दिया गया है, उसे जानना, संदेश क्या है, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अंत में इसका एक प्रश्न आ सकता है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या सही होगा, ऐसे प्रश्न आ सकता है। इसीलिए अंतर्निहित संदेश को आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। पूछे गए प्रश्नों के ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके उद्देश्यों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ध्यानपूर्वक पहले गद्यांश को पढ़कर उस प्रश्नों के सही से आपको उत्तर का प्रयास करना है। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही होते हैं, अतः प्रश्नों के ध्यान में रखते हुए गद्यांश को दोबारा पढ़ना चाहिए। देखिए, गद्यांश को जितना आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़कर उसका अंतर्निहित संदेश जो है समझना है, बाद में उसके प्रश्नों का हल करना है। उत्तर गद्यांश की सामग्री तक ही सीमित होना चाहिए। जिसका प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर उतना ही सीमित होना चाहिए। उत्तर सरल और
जो है भाषा में लिखना चाहिए। इस प्रकार अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे जो इस प्रकार है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यार्थी जीवन वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे मोड़ा जा सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं। उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट सकती हैं, पर मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। सफेद चादर पर एक बार रंग चढ़ाने के बाद वह फिर से पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसी अवस्था में दुसंस्कार और सद्वृत्तियां पोषित की जा सकती हैं। इसलिए प्राचीन समय में बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। इस प्रकार जो यहाँ पर आपने एक गद्यांश को देख रहे हैं जो अपठित है, आपके पाठ के संबंधित नहीं होता है। इसमें बहुत सारे जो विषय हैं, अंतर्निहित जो संदेश हैं, उसे आप पहले समझना है। एक बार पढ़ने से आपको समझ में ना आए तो दोबारा इसे फिर से पढ़ना है और ठीक से एक बार आपने इस गद्य को पढ़ लिया तो आप आगे आने वाले प्रश्नों के जो उत्तर हैं सही से आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। तो इसके कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न है, व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? तो व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय विद्यार्थी जीवन है। इसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे रूप दिया जा सकता है। तो आपको पिछला जो एक उदाहरण था उसे आप अपने वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। उसके प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पर है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप एक बार उसे ठीक से पढ़ लीजिए पॉज करके। अगला प्रश्न है, छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था? इसका उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न है, छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था? तो उसका उत्तर इस प्रकार है, छात्रों को गुरुकुल में इसीलिए छोड़ा जाता था ताकि वे घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन में रहना सीख सके। अनुशासन यानी डिसिप्लिन में। अगला प्रश्न है, छात्रावस्था की तुलना पेड़ से करना क्यों ठीक नहीं है? इसका उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर इस प्रकार है, छात्र को तुलना पेड़ से करना चाहिए। करना इसीलिए ठीक नहीं है क्योंकि विकसित पेड़ को मोड़ा नहीं जा सकता, जबकि छात्रावस्था में बालक को मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। यानी जो छोटा पेड़ है उसे छोटा जो वृक्ष यानी छोटा जो पेड़ होता है उसे हम विकसित होने पर उसे मोड़ नहीं, जो मोड़ा है उसे सीधा नहीं कर सकते। इसीलिए छात्र को भी जब विद्या देते समय उसे उचित दंड देकर जो है उसे सुधारा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सफेद चादर का उदाहरण क्यों दिया गया है? इसका उत्तर होगा। देखिए यहाँ सफेद चादर का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो इसका उत्तर है, सफेद चादर का उदाहरण इसीलिए दिया गया है क्योंकि सफेद चादर पर जो चाहे रंग डाल दिया जाए वह उसी रंग में रंग जाती है। एक बार रंग चढ़ने के बाद वह पुनः पूर्वावस्था में नहीं आ सकती।
उसी प्रकार छात्रावस्था पर भी जो प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कहा है। एक बार सफेद जो कपड़े के ऊपर रंग डालेंगे तो जो लाल रंग हो या पीला रंग हो, हरा रंग हो, उसी रंग में वह रंग जाता है। बाद में उस रंग को निकालने से जो सफेद कपड़ा है वह जो है उसका रंग जो है सफेद नहीं होता है। इसीलिए छात्र को भी प्रारंभ में ही यह विद्या शब्द जो है देना है ताकि वो उसे भूल ना सके। आगे देखेंगे। प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को क्यों स्वीकार किया जाता है? इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर देखिए, प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को क्यों स्वीकार किया जाता है? इसका उत्तर है विद्यार्थी जीवन में ही बच्चों के चरित्र एवं व्यवहार तथा आचरण को मनचाहा रूप दिया जा सकता है और इसी अवस्था में संस्कार और सद्वृत्तियों पोषित की जा सकती है। इसीलिए आगे देखेंगे अभी। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा और क्यों। देखिए मैंने कहा था जब गद्यांश पूर्ण आप पढ़ेंगे तब ये बात आपको ध्यान होना चाहिए अंतर्निहित संदेश क्या है, क्योंकि यहाँ पर शीर्षक क्या होगा ये अवश्य प्रश्न पूछते हैं। तो इसका शीर्षक होगा, इस गद्यांश का उचित शीर्षक विद्यार्थी जीवन का महत्व होगा, क्योंकि प्रस्तुत गद्यांश में विद्यार्थी जीवन के महत्व के विषय में ही बताया गया है। तो देखिए इस प्रकार आपको गद्यांश पूरा पढ़ना है, उसमें अंतर्निहित उसमें क्या छिपा हुआ है, क्या संदेश है, इसे देखकर ही आपको शीर्षक जो है पता चल सकता है। इसके लिए और एक हम उदाहरण देखेंगे भी। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुम अपने जीवन के आगे काल्पनिक प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हो? जो उपस्थित नहीं उससे भय क्या है? अगर तुम्हारी कल्पनाओं में शंकाओं एवं संदेहों के आने का मार्ग है तो इसे बंद कर दो और दूसरी ओर की खिड़की खोल दो, जिसमें से उत्साह, आशा व सफलता की बयार आती है। भिखमंगों के डर से क्या तुमने रोटी पकाना छोड़ दिया है? मृत्यु के डर से यदि तुम जीना नहीं छोड़ते तो कठिनाइयों के डर से कार्य न करना कौन सी बुद्धिमत्ता है? उस नाविक को देखो जो समुद्र में नाव खेले चला है। उसे मालूम है कि समुद्र की लहरों के थपेड़ों से उसकी नाव चकनाचूर हो सकती है, पर उनसे घबराकर क्या वह समुद्र में जाना चाहते? समुद्र कितना ही विशाल क्यों न हो, पर उसकी विशाल साहसी भुजाओं का मुकाबला करने की शक्ति उसमें नहीं है। इसीलिए तुम भी संसार की कर्मस्थली में उतर जाओ, अन्यथा चिंता व निराशा के सागर में डूब जाओगे। तो इस प्रकार जो आपने देखा दूसरा अपठित गद्यांश का एक उदाहरण है। यहाँ पर क्या निहित है, एक बार आप पॉज करके इसे पढ़ लीजिए। इसमें क्या क्या बातें हैं इसे आप ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इसमें अंतर्निहित इसमें क्या छिपा हुआ है, संदेश क्या है और ये किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इन सभी चीजों को आपको ध्यान देना होता है और ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो इसके बाद जो प्रश्न उत्तर आएंगे तो इस प्रकार है इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न है, काल्पनिक प्रश्न चिन्ह से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा। तो पहला देखिए यहाँ पर प्रश्न है, काल्पनिक प्रश्न चिन्ह से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा काल्पनिक प्रश्न चिन्ह से अभिप्राय है किसी समस्या के न होने पर भी उसको होने की कल्पना कर लेना। ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लेखक ने नाविक के दृष्टांत के द्वारा क्या प्रेरणा दी है? इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखिए दृष्टांत के द्वारा क्या प्रेरणा दी है नाविक के। ठीक है, इसका उत्तर है नाविक के उदाहरण द्वारा लेखक यह प्रेरणा देना चाहता है कि जिस प्रकार समुद्र में नाव लेकर जाने पर आने वाली विपत्तियों की
विपत्तियों की कल्पना करके हिम्मत नहीं हार जाता, उसी प्रकार हमें भी विपत्तियों से घबराए बिना संसार सागर में उतरना चाहिए। इसीलिए हरिवंश राय बच्चन का एक कविता आपको याद होगी, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगला प्रश्न है, कल्पना में संदेह आने पर क्या करना चाहिए? इसका उत्तर होगा तो यहाँ पर देखिए, कल्पना में संदेह आने पर क्या करना चाहिए। तो कल्पना में संदेह आने पर शंकाओं और संदेहों के आने के मार्ग बंद कर देना चाहिए और दूसरी ओर की खिड़की खोल देना चाहिए, जिसमें से उत्साह, आशा व सफलता की बयान आती है। ठीक है, इस प्रकार अगला प्रश्न है, लेखक ने मनुष्य को विपत्तियों में हतोत्साहित न होने के लिए कौन कौन से दृष्टांत दिए हैं? इसका उत्तर होगा तो इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक ने मनुष्य को विपत्तियों से हतोत्साहित न होने के लिए भिखमंगों के डर के बाद भी रोटी बनाना, मृत्यु के डर के बाद भी जीने की इच्छा रखना, सागर में नाव चकनाचूर होने की संभावना के बाद भी नाविक का समुद्र में नाव लेकर जाना आदि दृष्टांत दिए हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र मनुष्य की विशाल शक्ति का मुकाबला करने में क्यों सक्षम नहीं है? इसका उत्तर होगा तो यहाँ पर उत्तर देखिए, समुद्र मनुष्य की विशाल शक्ति का मुकाबला करने में सक्षम इसीलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य की इच्छा शक्ति समुद्र की शक्ति से अधिक प्रबल है। ठीक है, इसीलिए इच्छा शक्ति जो है आपकी प्रबल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश का क्या संदेश है? इसका उत्तर होगा तो देखिए, इस गद्यांश का संदेश आपको लिखना होता है। जैसे इस गद्यांश का स्पष्ट संदेश यह है कि संभावित समस्याओं से डर कर निराश होकर मत बैठो, संसार की कर्मस्थली में उतर जाओ, अन्यथा चिंता व निराशा के सागर में डूब जाओगे। इस प्रकार जो है आपको अंतर्निहित संदेश को जानकर इसका जो संदेश है इसे लिखना होता है इस प्रकार। अब हम इसके कुछ स्मरणीय बिंदु को देखेंगे जो इस प्रकार हैं। स्मरणीय बिंदु, जो गद्यांश पहले नहीं पढ़ा गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही होते हैं, अतः उत्तर गद्यांश के आधार पर ही लिखने चाहिए। उत्तर की भाषा सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। अभ्यास कार्य, अपठित का क्या अर्थ होता है? अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? उत्तर के लिए क्लिक कीजिए। तो आपके लिए यहाँ पर अभ्यास कार्य है, अपठित का क्या अर्थ होता है, अपठित गद्यांश किसे कहते हैं, इसे आपको अपने गृह कार्य में जो है लिखकर रखना है। इस प्रकार आज हमने व्याकरण के अंतर्गत जो है अपठित गद्यांश इसका विस्तृत अध्ययन किया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जब भी आपके परीक्षाओं में अपठित गद्यांश जो आता है तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और उसमें अंतर्निहित उसके अंदर छिपा हुआ जो संदेश है या उसका उद्देश्य जो है उसे समझना है। और जो है हमने दो उदाहरण भी देखे ध्यानपूर्वक पढ़कर। एक तो उसमें जो शीर्षक उचित शीर्षक है, यह प्रश्न जरूर आता है
तो इसीलिए आपको पूरा जो है गद्यांश ठीक से पढ़ना है। इस प्रकार आज हमने अपठित गद्यांश का विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में अगला अध्याय के साथ फिर